हेलो एवरीवन। आज डेट है नवंबर 12। आज वैसे कुछ खास ज़्यादा इंडियन एक्सप्रेस में है नहीं। तो एक अच्छा न्यूज़ था जो 2-3 दिन पहले था, वो डिस्कस कर लेंगे। बस आज का देख लेते हैं क्या क्या काम का है। ठीक है। देखो ये वाला जो न्यूज़ है, ऑफिशियल ये हमें दिल्ली बेजिंग जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, उसके ऊपर अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा कंक्लूसिव कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, आउटकम कुछ नहीं आया है, लेकिन अभी जाके कुछ नॉर्मलाइज हुए जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर और कुछ एक्सप्लेन पेज में जब डिटेल में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि ये 2021 जो कोविड का टाइम में आया था, उस समय जो चाइना चाइना लद्दाख में जो एंटर किया था चाइना, उसी को लेके अभी मैंने बहुत सारा इशू चल रहा है। तो हर दिन, हर 3-4 दिन छोड़ के ये न्यूज़ में ही रहता है कि इतना बैठक हो गया। 19 बार मिल चुके हैं इसके दोनों के, जो भी मैंने आर्मी पर्सनल हैं वो लोग, तो ऐसे होते रह रहा है। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बने हैं। ठीक है, 2021-22 में हाईकोर्ट का जज के बारे में पूछा था ओपीएससी। ठीक है, 2021 वाले में कि राजस्थान का हाईकोर्ट का जज कौन है, ऐसा करके मैच द फॉलोइंग दिया था। ठीक है, तो ये 51st है, पहला बात तो याद रखना 51st है। और 51st है। और हाँ, ये बस इतना इतना ही फैक्ट याद रखो कि, और इनको ओथ ऑफ ऑफिस कौन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना कौन है चीफ जस्टिस? इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, बहुत फेमस है। ठीक है, और बहुत रिनोन्ड थे, मैंने अभी तक के सीजीआई में उनको बहुत ज़्यादा मैंने रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। और संजीव खन्ना भी इनका मैंने, इनके जो फादर थे या कुछ रिलेटिव हैं कोई इनके, वो HR खन्ना, वो भी बहुत बड़े चीफ जस्टिस, सॉरी, जज रह चुके हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, वही स्टोरी इसी के बारे में एक्सप्लेन पेज में भी दिया हुआ है। और क्या न्यूज़ है? हाँ, एक न्यूज़ है कि म्यूल अकाउंट। ठीक, अभी जो साइबर क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन जो ठगी हो रहा है सब पैसा का, म्यूल अकाउंट क्या होता है कि कोई भी तुम्हें साइबर क्राइम में साइबर अरेस्ट करेगा और पैसा जिस अकाउंट में मंगवाएगा, उस आदमी का उस आदमी को खुद नहीं पता कि उसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, और वो उसके अकाउंट में पैसा मंगवा के फिर ट्रांजेक्शन कर लेता है वो। ठीक है, केवाईसी कर लेगा, उसके अंदर यही लिखा है कि म्यूल अकाउंट विच आर यूजुअली क्रिएटेड, म्यूल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, जो आदमी ठग रहा है वो अपने नाम पे नहीं करता है, वो किसी दूसरे अनजान आदमी के नाम पे करता है, जिसको पता भी नहीं रहता है कि उसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं। याद रखना, ऐसा बहुत सारे अकाउंट वगैरह मैंने ऐसा कीवर्ड, एज ए कीवर्ड करंट अफेयर में दे देगा तो दे देगा, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ कि म्यूल अकाउंट ध्यान रखना कि साइबर क्राइम से रिलेटेड रहता है। डिजिटल अरेस्ट अभी बार बार न्यूज में सुन रहे होगे, क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? जहाँ पे तुमको ऑनलाइन कोई, या तो फोन कॉल पे या तो वीडियो कॉल पे, ठीक है, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे तुम्हें अपने आप तुमको एंगेज करके रखा है और तुमसे पैसा निकाले जा रहा है, या तुमको मैंने किसी भी तरीके से तुमको एंगेज करके रखा है, तुमको डरा धमका के तुमसे पैसा, किसी भी तरीके से पैसा निकाल रहा है, तुमको तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट मतलब यही है कि ऑनलाइन तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है डिजिटली। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। और तो सब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और देख लेते हैं। और क्या है? राइट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पोल्यूशन के बारे में आते रहता है ये हर दिन। और आज कुछ इतना खास था नहीं वैसे। हाँ, देखो, अभी बोला COP 29, COP 29 चल रहा है अभी कहाँ? बाकू, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान का नेबरिंग कंट्रीज देख लेना, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है वो एरिया न्यूज में। ठीक है, अजरबैजान, उसका नेबरिंग कंट्रीज देख लेना, अजरबैजान का कौन सा है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, गाज, जेड से अजरबैजान, ए से आर्मेनिया, जी से जॉर्जिया। ये तीनों कंट्री किसी न किसी कारण से न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों के बीच में लड़ाई है, नागोर्नो काराबाख को लेके, रीजन को लेके। ठीक है। ठीक है, तो कौन सा पार्टी किसको, ये सब IR का टिप है, वो धीरे धीरे तुमको डेवलप हो जाएगा अगर तुम पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो। ये लड़ाई ये लोग का बहुत पुराना है, डिस्प्यूटेड एरिया है अगर मैपिंग के परस्पेक्टिव से देखा जाएगा, तो इसलिए अजरबैजान माने इंपॉर्टेंट है मैप के परस्पेक्टिव से भी।
यहाँ पे नैगोर्नो काराबाख एक रीजन है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई होता है। एक को ये रशिया सपोर्ट कर रहा है और एक को टर्की सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें कि अभी जो लड़ाई चल रहा है रसिया का यूक्रेन के साथ और इसराइल का पैलेस्टीन के साथ, तो उसके उसमें जो वार का है, जो वार के चलते जो एमिशन हो रहा है, वो उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है COP29 में। ठीक है। तो मैं अभी सोचा हूँ कि जो एनवायरनमेंट का एटलीस्ट जो रिवीजन वीडियोस होगा अभी, वो जो अभी कॉप आने वाला है COP29 का जितना भी डिटेल्स अभी रिलीज होगा, उसके उसको उससे पहले हम लोग एक रिवीजन वीडियो बना लेंगे। कल या परसों में डाल दूंगा एक रिवीजन वीडियो। जितना भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल जितना भी मैंने क्लाइमेट को लेके जो कुछ भी हुआ है, मैंने अराउंड 2 घंटे का होगा, एक एक घंटे का 2 वीडियो बना के डाल दूंगा रिवीजन वीडियो। कंप्लीट वीडियो रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको वहां से कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा अलग से। ठीक है। कंप्लीट रहेगा, पूरा देख लेना उसको। रिवीजन वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, रिकॉर्ड करके, या फिर लाइव ले लूंगा। और क्या बचा, बस ये इसमें इसके अंदर दुनिया भर का चीज है कि कैसे क्या हो रहा है, किसे इसका लड़ाई हो रहा है, वही सब लिखा हुआ है। बस खाली कीवर्ड दिमाग में याद रखना कि वार की वजह से भी एमिशन हो रहा है। ठीक है। लड़ाई की वजह से भी, जैसे अभी बोलते हैं ना कि दिवाली में फटाखा फोड़े तो पॉल्यूशन हो रहा है, मत करो, ये करो वो करो। ठीक है। मैंने फेस्टिवल को ये कर रहे थे, सब कोई वही मैंने ऐसा ट्विटर वगैरह पे सब बोल रहे थे कि जो लड़ाई हो रहा है उसे लड़ाई हो रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। तो देखो COP29 में लड़ाई की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जितना बम बारूद गिर रहा है सब, उसको भी मैंने डिस्कशन कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। और और तो ये एथिकल वाला, एथिक्स के ऊपर एक मैंने ये है कि केरला के एक IAS ऑफिसर थे, वो एक हिंदू मुस्लिम वाला व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये थे एडेड थे। उनको ऊपर जब एलिगेशन लगा तो बोले कि नहीं मेरा ID हैक हो गया था। ठीक है। तो ऐसे मैंने ऐसा IAS ऑफिसर को मैंने, तुम एथिक्स के एग्जांपल में यूज कर सकते हो कि जब मैंने बाइस्ड बाइस्ड थॉट या फिर ऐसा करके उनका एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ कहीं भी एथिकल कुछ इशू आया तो इनका एग्जांपल दे सकते हो। ये केरला के IAS ऑफिसर थे, ये K. गोपाल कृष्ण। ठीक है। और तो बस इधर से इतना ही था। ये चीफ जस्टिस वही DY चंद्रचूड़ के बारे में है। हमारे लिए उतना काम का नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। DY चंद्रचूड़ के बारे में कोई भी लॉ का तैयारी कर रहा हो उसको अपना डिबेट वेट में पार्ट लेना होता है, सब पढ़ लेता पूरा। ठीक है। लेकिन ये एज ए मैंने, ये एज ए प्रोफेसर बहुत अच्छे प्रोफेसर है। अगर तुमको पॉलिटी या फिर तुम्हारा ऑप्शनल PSIR है या सोशियोलॉजी टाइप है, अगर तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो, पॉलिटिकल सिनारियो जानना चाहते हो इंडिया का, तो इनका पढ़ लेना। ये बहुत अच्छा लिखते हैं ये, और इनका कोट भी होता है ऑप्शनल वगैरह में, इनका कोट भी होता है, इनका जो स्टेटमेंट रहता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है इनका। ठीक है। फिर जुडिशियरी को लेकर, गवर्नर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, वो कोट भी किया जाता है इनको ऑप्शनल में। प्रताप भानु मेहता। ठीक है। ये एक न्यूज़ था, ट्रेड डिबेट, व्हाट्सएप के ऊपर था, ये वाला रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ये इंडिया इसको इससे बाहर हो चुका है। ठीक है। 2019 में इंडिया इससे बाहर हो चुका है। लेकिन अभी क्यों न्यूज़ में है ये, अभी न्यूज़ में क्या है, मैंने वो इसके ऊपर मैंने ऐसा कहा, ऐसा मैंने एज ए आइडिया ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अपने को बाहर करके ना गलती किया है। ठीक है। इंडिया अपने प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी शो करा। ये ग्रुप क्या चीज़ का है कि इस मैंने कुछ कंट्रीज हैं 15 या 16, वो लोग मिल के आए थे और डिसाइड किए थे कि हम लोग ट्रेड को ईज करेंगे अपने बीच में। ठीक है। जिसमें चाइना भी था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, ये लोग थे सब के सब। ठीक है। तो 10 एशियन कंट्रीज थे और 6 कंट्री अलग थे, जिसमें से इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक दो कोई थे, साउथ कोरिया था एक, और जापान। ये 6 कंट्री थे, 16 कंट्री का अराउंड में थे इसमें। ठीक है। 2019 में इंडिया अपने आप को बाहर कर लिया, बाहर कर लिया। और क्यों बाहर किया इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो मैंने कंसर्न था उसको ये लोग ये नहीं कर रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे ये लोग, जो भी ये लोग का ग्रुपिंग्स था। इंडिया अपने आप को बाहर कर लिया। तभी वही बात चल रहा है कि इंडिया को इस चीज़ को मैंने ये नहीं करना चाहिए, टोटली मैंने डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इंडिया को अपना बार्गेनिंग नेगोशिएट करते रहना चाहिए, जितना जिस लेवल का हो सके उतना करना चाहिए। इंडिया नजरअंदाज नहीं कर सकता इस ग्रुपिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। क्यों ग्रुपिंग है, 30% ऑफ ग्लोबल GDP ये देख रहा है। इंडिया अपने अगर अपने आप को बाहर कर लेगा तो हमेशा क्या रहेगा कि मैंने अकेला फील करेगा, ऐसे ऐसे छोटे मोटे ग्रुपिंग से अगर बाहर रहेगा इंडिया तो। ठीक है। उसी के ऊपर है ये, IR का मोस्टली है। ठीक। देखना होगा तो देख लेना, मैं जितना क्रक्स था बता दिया। इंडिया का कंसर्न है RCP से इंडिया बाहर हो चुका है। और ये एडिटोरियल, हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले नहीं है, बस मैं बता देता कि क्या रहेगा, क्रक्स बता दूंगा। और क्या बच्चा, फिर ये योगेंद्र यादव, जिनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिट PSIR ऑप्शनल है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट पे बोले हैं इनका व्यू। योगेंद्र यादव प्रोफेसर है, JNU में प्रोफेसर थे, अभी अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बना के देते रहते हैं ये ज्ञान। तो डेमोक्रेसी आफ्टर ट्रम्प, उसके ऊपर ज्ञान दिए हैं।
देख लेना। बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा PSI का वाले के लिए ही हो गया ये, लेकिन ये कास्ट पे इनका व्यू है बहुत अच्छा। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड कास्ट के ऊपर व्यू है इनका। और क्या बच्चों। ये हमारे काम का नहीं है। कनाडा सर्ट वीजाज फास्ट ट्रैक ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैंने, इतना ज़्यादा मैंने ये है कि 2 दिन बाद ये इसका कोई ये भी नहीं रहेगा। मतलब नई न्यूज़ काम का है ही नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं काम का निकला जा सकता OPSC UPSC के लिए, OPSC के लिए। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। लिग्नोसेट द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट मेड। अच्छा, इस टाइप का जो फैक्ट वगैरह होता है ना, जो मैंने पहला फर्स्ट सैटेलाइट मेड, ये सब ठीक है, ये सब बेसिकली तुमको अभी तो तुम पढ़ लोगे जान लोगे। ठीक है, लेकिन ये जो तुम बुकलेट वगैरह पढ़ते हो ना, बुकलेट कोई सा भी एक एकेडमी का, कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वहां से ये सब न्यूज जो 1 पेजर टाइप में रहता है ना, आखिरी में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कि वो क्या था जो मैंने फर्स्ट सैटेलाइट इस टाइप का बनाया गया है ये वो। ठीक है, तो मैं इसको भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि अगर खाली देख लेते हैं कि ये है क्या छोटा, व्हाट इज लिग्नोसेट। लिग्नोसेट है क्या? सैटेलाइट है, छोटा सा सैटेलाइट है 900 ग्राम के आसपास का। ठीक, और क्या है? सैटेलाइट हैज बीन स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुड इन द, अच्छा ये डेवलप किया है स्पेशली कि जो वुड का ड्यूरेबिलिटी कितना है एक्सट्रीम एनवायरमेंट ऑफ द स्पेस। जो स्पेस में जो वुड का ड्यूरेबिलिटी वो चेक कर रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट फ्रॉम, फ्लक्चुएट जहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते रहता है 100 टू -100 टू 100 डिग्री सेल्सियस में। बट बहुत अनइम्पोर्टेंट टाइप का न्यूज़ है ये। ठीक है, कुछ मैंने एक सैटेलाइट है जो स्पेस में वुड का ये को देखता है ड्यूरेबिलिटी को, कि जहाँ पे 100 -100 से 100 का डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है, उस कंडीशन में चेक करता है ये। बस इतना ध्यान रखना। कौन बनाया है ये सब, बेसिकली ये SSC CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यही चीज़, कि पहला है, फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, लेकिन हमारे लिए उतना नहीं, बस खाली इतना लिग्नोसाइट क्या है, लिग्नोसेट क्या है। सेट मतलब सैटेलाइट होता है, सेट मतलब सैटेलाइट होता है। लिग्नोसेट रिसेंटली इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से दे देगा ऑप्शन। तो बहुत छोटा सा 900 ग्राम के आसपास का सैटेलाइट है, जो वुड का ड्यूरेबिलिटी चेक करता है। और वो किस कंडीशन में, बहुत हार्श कंडीशन में, जहाँ पे -100 से 100 डिग्री सेल्सियस, बस इतना। और इसमें ज़्यादा फैक्ट याद करेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। पोस्ट ट्रम्प विक्ट्री, अभी जीता है ट्रम्प तो बार बार आते रहेगा, हमारे काम का नहीं। वो फिर वही चीज़ कह रहा है कि क्या क्या करेगा, कि वो किस तरीके का उसका ये है, आइडियोलॉजी है, क्या है, उसी उसी के ऊपर बात हो रहा है। इसमें भी सब वही चीज़ चल रहा है कि ट्रम्प पुतिन में अच्छा मैंने रिलेशन, ऐसे नॉर्मली लोग का रिलेशन अच्छा है। नेतन्याहू क्यों है, वही उनका लड़ाई चल रहा है इसराइल का, हिजबुल्ला हमास इन लोग के साथ। ठीक है, तो उसी के ऊपर नेतन्याहू इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, नेतन्याहू। अ, और क्या, पाकिस्तान लिमिट्स आउटडोर कर पोल्यूशन, पाकिस्तान में भी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था एक ठो कि मैंने जो इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, दोनों में पराली जलने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो हेडलाइन बना था, तो वही लिखा था कि क्लाइमेट नोज, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज नोज नो बॉर्डर, की हेडलाइन बना था। कहीं एग्जाम्पल में क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल में दे सकते हो, वही वाला कि पराली जल रहा है पाकिस्तान में और उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, वैसा एग्जाम्पल दे सकते हो जब क्लाइमेट चेंज का ऐसे, या फिर कुछ लिखोगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो और हो जाए। हाँ, ये बहुत बेसिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इकोनॉमी का स्टैटिक का पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वही सेंटर सेंटर सबको क्या बोला है, मिनिस्टर सबको, कि आपका जो एक्सपेंडिचर करने का जो ये है, स्लो हो गया है। ठीक है, इस क्वार्टर में आप लोग एक्सपेंडिचर बढ़ाइए। क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तभी तो ग्रोथ बढ़ेगा ना। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, मिनिस्ट्री को अगर मान लो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, इससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। वैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री अगर खर्च करेगा, उससे स्टील लोहा वगैरह का ग्रोथ मैंने डिमांड बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा। तो सेंटर क्या बोला है, सब सारे मिनिस्ट्री को ये किया है, बोला कि अपना जो भी मैंने तुम्हारे पास फंड मिला है उसको तुम खर्च करना शुरू करो। तुम बहुत लिमिट कर दिए हो तुम खर्च करना, उसी के ऊपर बना है, इसमें और कुछ काम का नहीं है उतना खास। ठीक है, एक है, RBI अभी हाल ही में इशू किया है फ्रेमवर्क, रिक्लासिफिकेशन ऑफ FPI टू FDI। ये जब इकोनॉमी का क्लास करा रहा था तो वहाँ बताया था कि कोई भी FPI अगर 10% से ज़्यादा है शेयर में, अगर खरीद लिया है कोई आदमी 10% से ज़्यादा,
तो उसको हम लोग एफडीआई में काउंट करेंगे। 10% से ज़्यादा रहेगा तो उसको एफडीआई में काउंट करेंगे। अगर कोई आदमी आया फॉरेन से और इंडिया में शेयर खरीदा किसी भी कंपनी का और वो 10% से ज़्यादा है तो उसको एफडीआई की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये था फ्रेमवर्क। अब ये अभी जो यहाँ पे न्यूज़ बना है वो इसी के अकॉर्डिंग बना है कि फिर से मैंने रिक्लासीफाई करने के लिए बात किया है आरबीआई। अब इसको डिटेल में नहीं दिया, अभी बस खाली इतना बता दिया है कि 2019 के टाइम तक में ऐसा था कि 10% पेड अप कैपिटल से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग एफडीआई काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बोला है इसमें। ठीक, अभी इसको एक बार और आरबीआई इसको एक्सप्लेन पेज में फिर आएगा ये। ठीक है, इसको डिटेल में और देगा कि मैंने एक्चुअली बोला क्या है ये। जितना पढ़ के यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चल रहा है कि आरबीआई कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं क्या कहना चाह रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि वो आरबीआई आरबीआई कह रहा है कि मैंने जो भी मैंने पैसा लेके आ रहा है उसका जो लिमिट रहेगा आरबीआई फिर से उसको रिक्लासीफाई करेगा अपने हिसाब से। और प्लस जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई आके बाहर से फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस कंपनी के पास भी थोड़ा सा ये रहेगा कि वो बताएगा कि हाँ मैंने जो आया है इन्वेस्टमेंट वो एफपीआई कैटेगरी में है कि एफडीआई कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये अभी इतना बेसिक्स यहाँ से पता चला है। ये न्यूज़ और 2-3 बार आएगा न्यूज़ में, कल या परसों या एक हफ्ते के अंदर ही इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे जब इसका और थोड़ा सा एक्सपांड वर्जन आएगा आरबीआई का। ठीक है। हाँ एक बार नहीं, मैं तो रिवीजन तो अभी हाल ही फिलहाल में स्टार्ट किया हूँ। जब पॉलिटी का रिवीजन वाला चल रहा था शायद उधर बताया था मैं। इंडिया रसिया का जो ट्रेड जो चला था ना, अभी बैन लगा हुआ था इस पे रसिया पे, तो इंडिया वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट लेके डील कर रहा था। तो वॉस्ट्रो अकाउंट यूज करके दोनों अपना करेंसी ये करके डील कर रहे थे ट्रेड को, ऑयल ट्रेड को। तो कंसर्न क्या हुआ है कि दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड ये हो गया है। मैंने रसिया जो है इंडिया उससे तेल ज्यादा ले रहा है लेकिन रसिया उससे बहुत कम कुछ खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि रसिया नन टैरिफ बैरियर बढ़ा के रखे हुए है। तो इसीलिए एस जयशंकर बोल रहे हैं कि इट इज अर्जेंट टू रिड्रेसल ऑफ इंडिया रसिया वन साइडेड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बहुत जरूरी है कि हम लोग को मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया रसिया का जो वन साइडेड बैलेंस ऑफ ट्रेड हो चुका है उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसी में यहाँ पे वॉस्ट्रो अकाउंट का जिक्र किया है। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछता है। और 2021 के बाद से ये बहुत न्यूज़ में है वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, उससे पहले भी न्यूज़ में था 2016-17 में। इसलिए वो नीरव मोदी स्कैम किया था पंजाब नेशनल बैंक का, उस केस में न्यूज़ में था। ठीक है, तो नोस्ट्रो थोड़ा सा खाली नोस्ट्रो अकाउंट जान लो क्योंकि मुझे पता है तुम लोग प्रीलिम्स के लिए कहीं और से नहीं देख पाओगे। ठीक है, ऐसा इतना ये मैं एक बार बता देता हूँ, हल्का हल्का एक आइडिया होना चाहिए। नोस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज में होता है बाय डोमेस्टिक बैंक। जैसे कि मान लो इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक उसका फॉरेन अकाउंट कहाँ होगा? यूएसए में। ठीक, यूएसए में होगा। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का फॉरेन में एक अकाउंट है। द अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर। अब यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है वो डॉलर में डील करते रहेगा। और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक जो इंडिया में है, ठीक है, जो इंडिया में है, तो अब क्या हुआ इस कैसे याद रखना है? एन से नोस्ट्रो अकाउंट, एन से नीरव मोदी। नीरव मोदी, ठीक है, नीरव मोदी। तो नीरव मोदी एन से नोस्ट्रो। अब नीरव मोदी क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक को भरोसा था नीरव मोदी पे, वो रिक्वेस्ट करता था यहाँ पे और यहाँ से डॉलर निकाल के खर्च कर लेता था। लेकिन जब पैसा मांगा पंजाब नेशनल बैंक तो ये दे ही नहीं पाया। उस बहुत बड़ा तब तक 15,000 करोड़ का चूना लगा चुका था ये। ठीक है, तो ये नोस्ट्रो अकाउंट उसलिए उस समय न्यूज में था 2016-17 में। वोस्ट्रो अकाउंट 2021 से इसलिए न्यूज में है कि वो रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ उस समय से वोस्ट्रो अकाउंट न्यूज में आ गया कि इट इज फॉरेन अकाउंट। कोई फॉरेन का मैंने बैंक का अकाउंट है। जैसे मान लो रसिया रिजर्व बैंक हो गया, मान लो आरआरबी हो गया, कोई रसिया रिजर्व बैंक नहीं, कोई सा भी मैंने रसिया फेडरेशन बैंक या फिर कोई भी रसिया का बैंक हो गया, वो इंडिया में अगर अपना अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, रसिया का, तो ये इस अकाउंट को हम लोग अगर इंडिया में खुला है तो उसको हम लोग वॉस्ट्रो बोलेंगे। ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट का। दो कंट्री के बीच में लेन देन का ये रहता है कि कैसे मैंने वहाँ का जो भी इन्वेस्टर होगा या फिर जो भी पैसा निकालना चाहता है कैसे निकालेगा, कैसे डील करेगा। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट याद रखना। एक में इंडिया का अकाउंट इंडिया बैंक का रहता है यूएसए में, और दूसरे में कि रसिया का बैंक इंडिया में रहेगा उसको वॉस्ट्रो बोलेंगे। ये दो फैक्ट याद रखना प्रीलिम्स के लिए। तो यही था, इतना न्यूज़ था आज के ये में। एक से इतना ही था, और तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है। बस ये स्पोर्ट्स वगैरह था। और एक न्यूज़ था कल का, 2-3 दिन पहले का था इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट टेस्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आर्टिकल 30, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज़ में क्या चल रहा था, ये फरवरी में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनका स्टेटस क्या होना चाहिए।
ठीक है, मैंने किस टाइप का, मैंने क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाए या ना जाए। इसका जो बैकग्राउंड है, तुम बैकग्राउंड नहीं भी जानोगे तो चलेगा, मैंने जैसे, क्योंकि देखो हल्का सा बैकग्राउंड जल्दी से बता देता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो था, ये सर सैयद अहमद खान, जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो तो पता होगा, सर सैयद अहमद खान, उनका आइडिया पे बना हुआ था। ठीक है, उस उनका आइडिया पे बना था। 1920 में क्या हुआ कि इसमें जो गवर्नमेंट था वो एज ए एक्ट पास किया और उसको एक इंस्टीट्यूट बना दिया। ठीक है, 1920 में। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। फिर 1950 में एक एक्ट लाया गया, और जो जो भी एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी ये था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने लगा। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट देखने लगा। उसके बाद 1981 में बात चला कि ये स्टेटस, मैंने इसको माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं है। ठीक है, तो जजमेंट आया तो बोला कि नहीं, ये नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस इसको। ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से फायदा क्या है? माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से फायदा ये है कि जो इंस्टीट्यूट है उसको ऑटोनॉमी रहता है अपना मेंबर मानी स्टाफ को सिलेक्ट करने का। ठीक है, अपना एक्सपेंडिचर ये करने का, डिसाइड करने का, ये फायदा है। ठीक है, तो क्यों अब माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट स्टेफन, सेंट स्टेफन क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 50% रिजर्वेशन क्रिश्चियन के लिए रहता है। ठीक है, बाकी 50 अदर ले सकता है लोग। ठीक है, और क्या हो गया, और एक हो गया तुम्हारा दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, जामिया जामिया, ठीक है, वहाँ पे 50% मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं था ये चीज। क्यों नहीं था? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट से इसको ये किया गया था, अमेंड किया गया था। तो अब जब बात आया 2005 में, जब अलीगढ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको बोल दिया कि भैया तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, 1967 में अजीज बासा एक केस है, अभी देख लो, ये अजीज बासा केस जो है ना, कहाँ गया, ये अजीज बासा केस है, इसको केस को याद रखना। ये है पुराना केस। ठीक है, एक सेकंड, ये है पुराना केस, 1967 का केस है। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना भी किस लिए, कि लिख देगा सिंपली, अजीज बासा केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है अजीज बासा केस? ठीक है, ये अजीज बासा केस याद रखना, क्योंकि ये मैं जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है ना, ये केस के बारे में स्टैटिक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वही माइनॉरिटी स्टेटस का ये बताया था कि किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस की तरह से देखा जाएगा। ठीक है, ये केस याद रखना, करंट अफेयर से यहाँ ये उठा लेना कि अजीज बासा केस 1967 इंपॉर्टेंट है। और क्या, और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें आर्टिकल 30 में बोल रहा है कि वो हर कोई जो भी माइनॉरिटीज मैंने हैं उनको अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वही चीज है यहाँ पे कि इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं कौन, जितने भी माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन क्या है कि एग्जाम्पशन, जैसे बोल रहा है कि हम लोग आर्टिकल 15 में जानते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन, देखें हम लोग, अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 15 में। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन को ये चीज नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन पे तुम अफर्मेटिव एक्शन बोल के एस सी एस टी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, ये तुम भूलोगे एग्जाम हॉल में। अगर तुमको दे दिया ना, क्योंकि जजमेंट बड़ा है, जजमेंट बड़ा है, और तुमको पूछ दिया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या एस सी एस टी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तुमको लगेगा कि अरे एस सी एस टी तो बहुत बड़ा चीज है, और माइनॉरिटी स्टूडेंट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या है, वो तो गवर्नमेंट का एड है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या कि देता ही होगा। लेकिन एक्चुअली में ये एग्जेम्प्टेड है, एस सी एस टी को नहीं देता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो फैक्ट याद रखना कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एस सी एस टी को नहीं दिया जाता रिजर्वेशन, फैक्ट याद रखना। ठीक है, तो अब यही कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ एम ई आई, मैंने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसे होता है, उसको तो कोई भी अपने स्टैब्लिश एडमिनिस्टर कर सकता है। ये था स्टैटिक पार्ट इतना। ठीक है, स्टैटिक पार्ट था कि किस लिए बनाया, बनाया किस लिए जा रहा है, तो कोर एसेंशियल यहाँ पे फीचर्स दे दिया है कि अपना लैंग्वेज को कंजर्व, कल्चर को कंजर्व कर रहा होगा। फिर और किस लिए, कि वो अपने स्टूडेंट को अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेगा, एडमिट करेगा, या कोई और बाकी नन माइनॉरिटीज को भी लेता है। मैं हमेशा बोला ना कि 50% तो रिजर्वेशन रहेगा माइनॉरिटीज के लिए, और बाकी जो बचा हुआ नन माइनॉरिटीज को भी ले सकता है। ठीक है, रिजर्व नहीं रहेगा, नन माइनॉरिटीज को भी ले सकता है, उसमें एस सी एस टी को रिजर्वेशन नहीं देगा। रिजर्वेशन किसके लिए है? सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। जैसे सेंट स्टेफन में 50% क्रिश्चियन के लिए है, जामिया मिलिया इस्लाम में 50% मुस्लिम के लिए है, उसी टाइप में वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन रखा है, एस सी एस टी के लिए नहीं रखा है। और क्या बोल रहा है, इफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड, अगर कोई गवर्नमेंट से फंड पाया है तो उसमें स्टूडेंट को मैंने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए कोई फोर्स नहीं कर पाएगा, अगर गवर्नमेंट से फंड पा रहा है वैसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और अगर फुल्ली मेंटेन्ड है बाय गवर्नमेंट तो कांट प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा वो।
ठीक है। अगर गवर्नमेंट से फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड और फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा उस इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो ये हो गया। अब कोर्ट क्या बोला यहाँ पे, इतना चीज था स्टैटिक तुम्हारा जानने का कि तुमको बेसिक्स ऊपर ऊपर से जान गए तुम। लेकिन कोर्ट क्या बोला, अब यही चीज तुम फंडामेंटल राइट से पढ़ोगे आर्टिकल 30, तो वहां पे यही सब चीज घुमा फिरा के ऐसे ही स्टैटिक लिखा होगा। जो यहाँ पे पेपर में लिखा था ना उतना बता दिया स्टैटिक जो पोर्सन। अब कोर्ट क्या बोला कि दो ग्राउंड पे चेक करेंगे कि कौन इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं। क्या कि स्टैब्लिश किस पर्पज से हुआ है। मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या देखा कोर्ट, कि उनका जो क्रिएशन है, एक्चुअली सर सैयद अहमद खान जो थे, वो उसका आइडिया रखे थे वो कि ऐसा एक कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे मुस्लिम लोगों का मैंने साइंटिफिक टेम्परामेंट ग्रोथ हो बोल के इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसको धीरे धीरे करते करते 1920 में उसको लेजिस्लेशन लाया गया। ठीक है। तो उस ग्राउंड पे कोर्ट इसको बोला कि ये होना चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस इस्टेब्लिशमेंट का। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ग्राउंड पे। और एक ग्राउंड क्या है, और एक ग्राउंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, पहले क्या था कि पहले ऐसा बोला जा रहा था कि माइनॉरिटी स्टेटस का अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो उसी धर्म का होना चाहिए। जो भी, जैसे मान लो सेंट स्टेफन का है, तो कोई भी उसको एडमिनिस्टर कर रहा है तो उसको उसी धर्म का होना चाहिए। तो कोर्ट इस बात को नकार दिया इस जजमेंट में। क्या बोला कि नॉट नेसेसरीली, नॉट नीड टू बी हैंडल्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जरूरी नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी ही हैंडल कर रहा है, कोई भी कर सकता है उसको हैंडल। ठीक है। और क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन नॉट प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द, अगर वो इंस्टीट्यूट अगर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है माइनॉरिटी का कुछ भी स्टेटस, कुछ भी उसका पर्पज जो है बनाया गया है, मान लो कि कोई XYZ यूनिवर्सिटी आ गया और वो कह रहा है, वो चाह रहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस मेरे को लेना है, और वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है किसी का, तो बोला कि उस केस में हम लोग नहीं देंगे माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है। तो ये था जजमेंट। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस ग्राउंड पे दिया कि जो उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो एज ए आइडिया मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुस्लिम का जो मैंने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो उसके लिए था, इसलिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम दे रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस। तो 2-3 दिन पहले से जो जजमेंट आया, अब हो गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस पा चुका है। ये न्यूज में था, फरवरी में भी न्यूज में था, हफ्ते भर न्यूज में था, डिबेट चल रहा था ना उस समय। ठीक है। और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट था, और यूपी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट था। लेकिन जजमेंट जो आ गया है वो 4-3 का था। हाँ देखो, 4-3 का जजमेंट है, मतलब बहुत बहुत क्लोज गया था जजमेंट, कि मैंने 4 लोग बोले हाँ, 3 लोग बोले ना। 7 जज का बेंच था, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आर्टिकल 30 पढ़ोगे स्टैटिक फंडामेंटल राइट्स, अच्छे से देख लेना, वहीं से फैक्ट उठ के आएगा एग्जाम में। अजीज बासा केस बता दिया, बस इतना आज का करंट अफेयर में इतना ही रखो। बाकी कल देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। कुछ भी मैंने अगर कुछ भी स्टाइल में चेंज करना होगा कमेंट करना। और अगर जो अलग फैकल्टी आएंगे वो अपने अपने स्टाइल में पढ़ाएंगे, उनको कमेंट करके बता देना कैसा क्या है। थैंक यू।